नमस्कार साथियों, आप सभी का गुरुकुल परिवार में हार्दिक स्वागत है। ये पार्ट 2 करा रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 देखिए आप, जब जाके पार्ट 2 समझ में आएगा। ऐसे ही धीमे धीमे बेसिक से लेके चलते हैं और बेसिक से टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो समय ना वेस्ट करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फॉर्मूले भी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नोट आपने देख लिया होगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को आज डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दो सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या है। ये आपको कल बता दिया होगा। छोटी सबसे छोटी क्या है? अभाज्य और सम संख्या है। नंबर 2 पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। एक जो है न तो भाज्य में काउंट होती है और न ही अभाज्य में काउंट होती है। तो एक है क्या? एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक। एक प्राकृतिक संख्या है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 क्या है? न तो धनात्मक न ऋणात्मक, उदासीन है। इसे उदासीन कहते हैं। 0 क्या है? उदासीन है। 0 उदासीन है। सबसे छोटी, अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। 4 के बारे में जानते हैं। 4 क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यही कुछ पॉइंट थे। आगे 1-2 फार्मूला भी आपको बताते हैं अपन, जो आगे आपको काम में आने वाले हैं। कुछ फार्मूला हैं। अगर 1 से लगातार संख्याओं को जोड़ा जाए, जैसे 1 2 3 4 5, तो उसके 1 + 2 + 3 ... प्लस n तक जोड़ा जाए। इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2। मतलब प्राकृत संख्याओं को लगातार, जो प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग है n × n + 1, याद रहेगा आपको। अगर इसके वर्गों को जोड़ा जाए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग + 3 का वर्ग
डॉट 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 प्लस एन का वर्ग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6। मतलब प्राकृत संख्याओं के अंकों का n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और उसके वर्गों का इक्वल n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये दो फॉर्मूला हैं। अगर एक और फार्मूला होता है और इसके घन को जोड़ा जाए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब एन का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये होता है कि घन का लगातार संख्याओं को घन को किया जाए तो उसका फॉर्मूला ये है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। बार बार प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको भी याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लगातार सम संख्याओं को जोड़ा जाए, प्रथम सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है लगातार सम संख्याओं को एन इंटू एन प्लस 1 सम का होता है। सम का लगातार सम संख्याओं को जोड़ा जाए उसके लिए फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1। और विषम संख्याओं का, विषम का होता है विषम एन स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाली संख्या होती है एन उसका स्क्वायर कर देना है तो विषम संख्याएं जितनी हुई हों उनका योग निकल आएगा। और सम संख्या को n इंटू एन प्लस 1 कर देना है और सम संख्याओं का योग निकल आएगा। आगे करते हैं नेक्स्ट पेज। ये 2-4 फॉर्मूला हैं, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ये याद हो जाते हैं तो कोई भी सीरीज का क्वेश्चन हो वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आपको सभी को एक से लेकर जितने भी संख्याएं अंक हैं उनको सभी को जोड़ना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। और एग्ज़ाम में तो केवल टाइम की वैल्यू है, जो टाइम को मैनेज कर लेता है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है। एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम ज़्यादा टफ तो नहीं आता और ना ज़्यादा इजी आता है। आगे देखते हैं। अगर आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको किसी भी पहाड़ी का योग ज्ञात करना है, 11 के पहाड़े का, 12 का, 13 का, 2 का, 4 का, 5 का, तो कुछ नहीं करना है, उसमें 55 का गुणा कर देना है तो उस पहाड़ी का योग आ जाएगा। अगर 2 के पहाड़ी का योग ज्ञात करना है, 1 के का ज्ञात करना है तो 2 को 12 का गुणा कर दो। अगर 2 का ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, मतलब 2 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो उसमें 55 से गुणा कर दो। 12 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो उसमें 55 से गुणा कर दो। मतलब किसी भी संख्या का आपको पहाड़े का योग ज्ञात करना है तो उसमें 55 से गुणा कर दो, उसका योग आ जाएगा। सभी को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 55 से गुणा करोगे डायरेक्ट ही आ जाएगा। और आगे चलते हैं और भी कुछ जानते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे समस्या नहीं आएगी। आगे जो है ना, इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से ये चैप्टर इजी हो जाएगा।
भाज्यता की जांच आपको सिखा रहा हूँ कि आप संख्याएं देख के ये पता लगा सको तो इसमें किस संख्या से इसे भाग दे सकते हैं। भाज्यता की जांच। की जांच। कुछ संख्याओं के भाज्यता की जांच सीखेंगे। एक का तो नहीं सीखेंगे क्योंकि एक का तो आपको पता है किसी भी संख्या में भाग चला जाता है। दो का बताता हूँ, दो का किस में जाता है। दो का या तो इकाई का अंक सम हो या फिर शून्य हो। इकाई का अंक क्या है? अंक या तो कोई सम संख्या हो तो उसमें दो का भाग चला जाएगा, या शून्य हो तो उसमें दो का भाग चला जाएगा। दो का आपको आ गया हो या तो इकाई का अंक शून्य हो या फिर कोई भी सम संख्या हो तो उसमें इकाई का भाग चला जाएगा। अब सीखते हैं तीन का। तीन का किस संख्या में भाग जाता है? तीन की अगर संख्याओं के अंकों का योग तीन से विभाजित हो रहा है तो उसमें तीन का भाग चला जाएगा। जैसे कि आप मान के चलो कोई भी संख्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं 216। इसके सभी अंकों का योग कर लो, कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 6 9। 9 में 3 से भाग चला जाएगा 3, मतलब 216 में भी 3 से ही आराम से भाग चला जाएगा। किसी भी संख्याओं का अंकों का योग कर लो और अंकों के योग में 3 से भाग दे के देख लो, अगर उसमें जा रहा है अंकों के योग में तो 3 से भी भाग चला जाएगा। आ गया होगा आपके समझ में। आगे बढ़ते हैं। 4 का किस में भाग जाता है? 4 अंक 4 के बारे में जानते हैं। अगर कि कोई संख्या के इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो उस संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से भी, कोई सी भी लिख लो, 1 2 5 8 2 3 2। इसमें सब में नहीं देना है हमको ये देखना है लास्ट वाले जो 2 अंक हैं इकाई और दहाई के, इसमें देखना है इसमें 4 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर इसमें 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में चला जाएगा। पीछे क्या है? इकाई और दहाई के अंक 2 और 3, तो मतलब 32 में अगर तुम भाग दोगे 4 का तो 4 का जा रहा है 8 बार, तो मतलब हमारा पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 का भी आपको आ गया हो। किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को देख लो, उसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का चला जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5 का किस किस संख्या में भाग जा सकता है? 5 का तो सीधा कोई भी जानता है, इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो तो चला जाएगा, और 0 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या हो नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 150 0 है चला जाएगा, 155 5 है चला जाएगा, 1 2 5 8 0 और 0 आ गया तो पता है 5 का भाग चला जाएगा।
अगर इसके पीछे मैं 5 भी कर दूँ तो भी चला जाएगा। इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 का चला जाता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। 5 का तो बहुत ईजी है 5 का। अब आगे पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। अब रहा हमारा 6 की भाजकता कैसे हो। अगर 6 को हम इसके फैक्टर करें, 6 के गुणनखंड करें अपन, तो कितना होगा 2 × 3, यही 6 होगा। अब सीधी सी बात है, जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा हो और 2 का भाग जा रहा हो तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा, कोई सी भी संख्या। और 2 का क्या होता है भाजकता का नियम, या तो इकाई का अंक 0 हो या सम हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। और 3 में क्या होता है कि उसकी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। अगर ये दोनों नियम किसी एक संख्या में लागू हो रहे हैं तो फिर 6 का भाग भी चला जाएगा। तो 6 का भी इजी है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लिया था 216 का, दोबारा ले लेते हैं। 216, इसमें 3 का तो चला गया था और 2 का लास्ट में सम संख्या है तो 2 का भी चला जाएगा। जब 2 और 3 का जा रहा है तो 6 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा। अब देख लो तो 36 चला गया, 6 का भी इजी है। अब देखते हैं 7 का। 7 का थोड़ा वैसा है, 7 का भी देखेंगे अपन। अगर किसी भी संख्या का रिपीटेशन 6 बार हो रहा हो, कोई भी अंक हो उसका रिपीटेशन 6 बार हो रहा हो तो उसमें 7 का भाग चला जाएगा। जैसे मान लो 1 1 1 1 1 1 3 और 3 6 बार, इनमें 7 का भाग चला जाएगा। अगर अपन लें 5 5 5 5 5 और 5, रिपीटेशन 6 बार हो रहा है तो इसमें 7 का भाग चला जाएगा। एक और है, वो थोड़ा टफ है, लेंदी है, उसे अपन क्या है कि ज़्यादा उसे तो 7 का फिर ऐसे ही दे लेना, उसमें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा जो टफ है उसके पीछे नहीं भागना है। एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपने जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो मैथ्स की क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं भी बहुत एग्ज़ाम दे चुका हूँ। आगे चलते हैं, 7 का जान लिया होगा आपने। 8 का, 8 का देखते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक, लास्ट के 3 अंक किसी भी संख्या में अगर 8 की भाजकता वो करनी है तो लास्ट के 3 अंकों को लेना है और उसमें 8 का भाग देके देख लेना है। अगर उसमें 8 का भाग जा रहा है तो आपकी पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 9 की भाजकता का नियम क्या है। जिस तरीके से 3 की भाजकता का नियम था उसी तरीके से 9 की भाजकता का नियम है। 3 की भाजकता में क्या था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी में भी 9 के अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग 9 से भाजित होना चाहिए, तो वो संख्या
9 से विभक्त हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, पहले उसे अंकों का योग कर लो। देखो अंकों का योग अगर 9 से 9 का भाग जा रहा है उसमें, तो समझो पूरी संख्या में 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब आगे आया 10। 10 को तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है तो वो सीधी वो 10 से भाग चली जाएगी। अगर 0 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। इसे तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सबको पता है। आता है 11। 11 की भाजकता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के सम और विषम अंकों का अंतर, किसी भी संख्या के सम और विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। समझ में आया? किसी भी संख्या के सम और विषम अंकों का योग या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज हो। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 31 सम विषम, ये विषम विषम और सम सम, ये इसको जोड़ा 4, इसको जोड़ा -4, अंतर 0 आ रहा है, मतलब 11 से विभाज्य होगी। और अगर 11 का कोई मल्टीप्लाई होता तो 11 से विभाज्य होती। मतलब किसी भी सम, आपको क्या करना है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको पहले सम और विषम को जोड़कर उनका अंतर लेना है। अगर कोई 11 आता, 11, 12, 22 आता, 33 आता, तो वो होता अंत, या तो 11 का गुणज होगा या फिर 0 होगा, तो 11 से, मतलब ये 11 से विभाज्य होगी जाए। आगे आते हैं 12 को देखते हैं। अब 12 के बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो संख्या 2 से, 3 से, 4 से विभक्त हो रही होगी, वो संख्या 12 से विभक्त होगी, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई फैक्टर हैं। आगे बस आपको इन्हीं संख्याओं के बारे में जान लेना है। आगे और जो संख्या आएंगी उनके बारे में होगा, तो उनके बारे में भी बताया जाएगा आपको आगे। और बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं जो आगे अपन को चैप्टर करने में मदद करेंगे, इसलिए इनको बता दे रहा हूँ। जो नंबर सिस्टम कुछ आएंगे, नंबर सिस्टम के बाद करड़ी है, वर्गमूल, घनमूल, इनमें भाजकता का ही नियम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ये बता देना, अपन देख के ही बता सकें कि ये इस संख्या से भागित है। कुछ पॉइंट और जानते हैं, आगे चलते हैं। 1 से 100 तक नंबर्स के बारे में जानते हैं, नंबर संबंधी। 1 से 100 तक गिनती होती है, गिनती। गिनती के संबंध में जानते हैं। 1 से 100 तक जितनी भी गिनतियाँ होती हैं उसके बारे में जानते हैं। एक अपना 1 से 100 तक एक कितनी बार आता है? एक आता है अपना 21 बार। 0 आता है अपना 11 बार। और बाकी सभी संख्याएं जो बची, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ये सभी आएंगे 20 बार। आएगा होगा। एक कितनी बार आता है? 21 बार। 0 आता है 11 बार। बाकी सभी आते हैं 20 बार। 20 बार। आगे पॉइंट लेते हैं नंबर 12। अब अगर इन सभी संख्याओं के अंकों को अगर कितनी बार आते हैं अगर जोड़ा जाए तो एक कितनी बार आता था? एक आएगा 21 बार। एक 21 बार और 0 11 बार। बाकी सभी बाकी सभी 20 बार की बची 20 बार कितनी? 8। 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी संख्या होगी? 8। अगर इनके अंकों को जोड़ा जाए ये कितना हो गया? 160 और इसको भी प्लस किया जाए 21 और 11 तो ये आएगा 192। मतलब 1 से 100 तक अपनी जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 192। ये आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जो कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें ये 192 इससे तो इम्पोर्टेंट आप लगा ही लीजिए। 192 1 से 100 तक हमारी कितनी संख्या होती हैं? 192। इससे तो आप इम्पोर्टेंट है, इससे तो आप भूल ही मत जाना बस। इसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मान के चलिए 1 से 100 तक गिनती की कितनी संख्या होती है? 192। अगर 1 से 100 तक अगर अंकों को जोड़ा जाए तो अंकों का योग कितना होता है? अंकों का योग वही अपन फॉर्मूला लगाएंगे। एक अगर 1 + 20 अगर कॉमन ले लें अपन तो यहाँ 1 2 3 ... 9 क्योंकि एक आ रहा है 21 बार और एक को बाहर ले लिया तो बाकी सब 20 बार हो गए। तो 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी बार आएंगी? 20 बार। तो 20 अपन ने कॉमन ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 9। इसको अगर योग करेंगे अपन 1 + 20 भी है अपना। इसको आगे सॉल्व कर लो। फॉर्मूला लगा दो अपना n × n+1। n कितना है? 9। n × n+1 9 और 1 10/2। इसे सॉल्व करेंगे। इस 2 से ये 2 कट जाएगा 10 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे मतलब इसका 900 और 1 901 यहाँ लिख देता हूँ 901। मतलब 1 से लेके 100 तक अंकों को अगर जोड़ा जाए तो उनका योग कितना आता है? 901। ये आप जो पीछे बना बताया था 192 गिनती की संख्याएं कितनी है? 192। उनका योग कितना है? 901। कंफ्यूज मत हो जाना।
ये अंकों का योग है। और वो कितनी बार संख्या आई हैं, एक कितनी बार आया, दो कितनी बार आया, वो अंकों की काउंटिंग है, जोड़ा गया है उन्हें। जैसे एक आया 20 बार, दो आया 20 बार, ऐसे जोड़ जोड़ के उन्हें लिखा है 192। 192 ये अंकों का योग है, ये अंकों की संख्या है, ये अंकों की संख्या है और ये अंकों का योग है। ये आप ध्यान रख लेना, ये अंकों का योग है, ये अंकों की संख्या है। जो 192 है, 92 ये अंकों का योग है, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। और 901 है, ये अंकों का योग है, अंकों का योग, ये अंकों का योग है, ये योग है, ये अंकों की संख्या है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो कैसा लगा आपकी आज की ये क्लास? धन्यवाद आप सभी का। हमारे इस चैनल को, अपने गुरुकुल परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने नए साथियों को यहाँ पर जोड़ें। आज जो भी इस गुरुकुल परिवार से जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वो और भी साथियों को जोड़ें ताकि ये परिवार आपका ऐसे ही धीमे धीमे बड़ा होता रहे। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी। अगर इसमें कमेंट भी करना, अगर कोई सुधार करना हो तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से कोई कमेंट करना, मैं उस पर अगले वीडियो में वो सुधार कर 100% करके लाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।